2.2 भारतीय विदेश नीति के राजनीतिक यथार्थवाद एवं जटिल नव यथार्थवाद उपगम। हम जानते हैं कि भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में यदि बात करें तो यहाँ पर भारतीय युद्ध नीतिज्ञों पर भी यथार्थवादी प्रभाव पड़ा है। जब भारत आजाद हुआ उस समय भारतीय नेताओं ने यथार्थवादी दृष्टिकोण नहीं समझा, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी उसके बाद भारतीय नीति निर्माताओं ने, विदेश नीति निर्माताओं ने यथार्थवादी उपागम के तहत काम किया। और हमें जानते हैं कि सैनिक हो या राजनयिक दूत वर्ग हो, नौकरशाही हो, राजनीतिक वर्ग हो, मीडिया हो, जो नीति विशेषज्ञ हो, जो कोई विदेश नीति से संगठन से संबंधित रखते हैं तकनीकी कर्ता के रूप में, वो सारे के सारे भारतीय विदेश नीति के निर्माण में कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में सहायक होते हैं। और इन्हीं सबों के बदौलत भारतीय विदेश नीति बदलते परिप्रेक्ष्य में स्वयं को उस अनुरूप ढाला है और अपनी महत्ता, अपनी क्षमता अंतर्राष्ट्रीय जगत में स्थापित की है। हालांकि यह भी सही है कि भारतीय विदेश नीति के संदर्भ में सैनिक शासन का जैसी जो वर्चस्व होता है वैसी स्थिति हमारे यहाँ नहीं है, नौकरशाही की भी नहीं दिखती है, राजनीतिक वर्ग का सीधा साधा नहीं दिखता है, लेकिन कहीं न कहीं ये सारी चीजें प्रभावी है और स्पष्ट रूप से किसी एक पर केंद्रित हम नहीं है यह बात हालांकि हम कह सकते हैं। हालांकि आर्थिक उदारीकरण के बाद जो अवधारणा दृष्टिगोचर होती है, यह सिर्फ किसी एक वर्ग, एक विशेष क्षेत्र में रखकर इसे हम नहीं देख सकते हैं, क्योंकि आर्थिक उदारीकरण के दौर के बाद व्यापार बढ़ा और व्यापार बढ़ने से विभिन्न देशों के संबंध बढ़े। अब जो जनता से जनता के बीच संबंध बढ़े, सरकार से सरकार के बीच संबंध बढ़े और कई प्रकार की प्रक्रियाओं में इजाफा हुआ। विदेश नीति एवं कूटनीति के स्तर पर जो प्रभावित करने वाले तत्व होते हैं वो कहीं न कहीं विशिष्ट लोग ही होते हैं। आप ये बात समझ सकते हैं। हालांकि युद्ध नीति के संदर्भ में, भारतीय परिप्रेक्ष्य के संदर्भ में हम ये कह सकते हैं कि जो राजनीतिक यथार्थवाद होती है उसी के अंतर्गत ही ये लोग काम करते हैं। और युद्ध नीतिज्ञ जो होते हैं वो दूरदर्शी होते हैं, अपने आप को उत्तरदायी समझते हैं और वे हर एक दृष्टि से अनुभवी होते हैं। उस टीम में उसी लोगों को लिया जाता है और ऐसा इसलिए भी कि व्यवहारिक स्तर पर जो समस्याएं उत्पन्न होती है उससे वे कैसे निपटने में सक्षम होते हैं, उसके अनुकूल उसका जो अनुभव होता है वो यहाँ पर लाभ देते हैं। और युद्ध नीतिज्ञ समूह तरह तरीके से प्रतिक्रिया करते हैं। कहने का आशय है कि उस समय तत्कालिक परिप्रेक्ष्य में जो आवश्यकता होती है उस अनुरूप वे निर्णय लेते हैं। और इसके विपरीत एक युद्ध नीतिक समूह होते हैं जो विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्ति करने के लिए अपने जो जो राष्ट्रीय लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, वो जो उसके लिए जो साधन अपनाए जाते हैं, इससे वे वाकिफ होते हैं, इससे वे अवगत होते हैं। आप जानते हैं कि यथार्थवाद शक्ति को मानता है, जो संबंध होता है ये जानता है कि यहाँ पर राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए ही कुछ भी उपाय किए जाते हैं और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है और वहाँ प्रत्येक राज्य अपना अपना ही राष्ट्रीय हित देखता है। वहाँ पर स्वार्थपरक ढंग से काम किया जाता है। वहीं अगर हम यथार्थवाद के साथ साथ नव यथार्थवादी उपागम के संदर्भ में देखें तो यह भी राजनीतिक सर्वोच्चता को हालांकि स्वीकारती है, लेकिन इन सबों के साथ साथ इनका यह मानना है कि सिर्फ संघर्ष की ही बातें नहीं होती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक व्यवस्था है और वहां पर जो कि राज्य के हितों की पूर्ति करती है। राज्य के बाहर बाहर राष्ट्रीय सुरक्षा की बात होती है, इसके साथ आंतरिक रूप से भी राष्ट्रीय एकता की बात होती है। कई तरह के अन्य लक्ष्य भी हमें निर्धारित करने पड़ते हैं यहाँ पर और कई एक घटक होते हैं जो कि आपको यहाँ पर प्रभावित करते हैं, जो कि राष्ट्रीय नीति से जुड़े होते हैं, राष्ट्रीय हित से जुड़े हुए होते हैं। कई तरह के अन्य अभिकरण भी होते हैं जो कि यहाँ पर पूर्ति करते हैं, आर्थिक लक्ष्य की बात हो या अन्य किसी संगठन की बात हो। यहाँ पर हालांकि तृतीय विश्व के क्षेत्र के अंतर्गत जो नेतृत्व हो रही है, जो भारत के क्षेत्र, भारत की महत्ता जो बढ़ रही है, इसके अनुरूप राष्ट्र राज्य के बीच भारत ने एक अपना
एक अलग विशिष्ट स्थान पाया है। यह भी एक नव यथार्थवादी उपागम का स्वरूप हम कह सकते हैं। यथार्थवादी परिप्रेक्ष्य हो या नव यथार्थवादी, आप इतना समझ सकते हैं कि भारत राज्य की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसे माना गया, अपनाया गया। इसके लिए हर एक प्रकार की नीति को अपनाया गया है समय के साथ। पहले यथार्थवादी दृष्टिकोण था, उसके बाद नव यथार्थवादी उपागम को अपनाया गया। और हालाँकि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके अंतर्गत अपने राष्ट्रीय हित को वरीयता दी जाती है। राष्ट्रीय हित के बाद ही किसी भी प्रकार के हित को देखा जाता है और यहाँ पर जो राजनीतिक होते हैं, युद्धनीतिज्ञ चिंतक होते हैं, जो योजनाओं के मार्गदर्शक होते हैं, वे सभी इसी बिंदु के तहत लक्ष्य को निर्धारित करके काम करते हैं। सुरक्षा सुरक्षा की राजनीतिक शब्दावली की व्याख्या की गई है और राजनीतिक शब्दावली के अंतर्गत यह भी माना जाता है कि भौतिक एवं सैन्य दृष्टिकोण से सुरक्षित राष्ट्रीय राज्य जब हमारा रहेगा, तभी हमारा राष्ट्रीय अस्तित्व रह सकता है, तभी हमारा राष्ट्रीय एकता अखंडित रह सकती है, हमारा समाज एकता में रह सकता है और हम सामाजिक कल्याण की बात सोच सकते हैं। भारत के संदर्भ में हम यह भी देखते हैं कि विदेशी प्रभुत्व जिस तरह रहा है और उपनिवेशवाद के जिस तरह हम लोग शिकार रहे हैं और इस के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के लक्ष्य कहीं न कहीं व्यापक रूप में देखे गए हैं, इस ओर ध्यान दिया भी गया है। और यदि हम इतिहास की तरफ देखें, तो हम जब-जब आपसी कमज़ोरी की तरफ रहे, राज्यतंत्र आपस में विखंडित रहा, संघर्ष करते रहे, तब तक विदेशी आक्रांता को ज़्यादा मौका मिला और वे विदेशी प्रभुत्व यहाँ पर स्थापित कर सके, उसके शासन के हम लोग शिकार हो गए। और वहीं हम यह भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था एक अंतर्राज्य व्यवस्था है। सभी राज्य मिलकर, सभी देश मिलकर एक व्यवस्था चलाते हैं। इन सबों के साथ-साथ गैर राज्य एवं परार राज्य की भी उपस्थिति होती है। गैर राज्य क्या हुआ और परार राज्य क्या हुआ? तो गैर राज्य एक वैसे राज्य को कहते हैं, एक वैसे व्यक्ति के रूप में होते हैं, वैसे संस्था के रूप में होते हैं, जो कि राज्य से संबंधित तो नहीं होते हैं, किंतु उनका राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, राजनीतिक प्रभाव वो वहाँ पर स्थापित करते हैं। ऐसा इसलिए कि उनके पास शक्ति होती है, आर्थिक शक्ति होती है, राजनीतिक शक्ति होती है, सामाजिक शक्ति होती है और वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। और इस तरह हम देखते हैं कि गैर राज्य की भी राज्य के साथ-साथ गैर राज्य की भी उपस्थिति होती है और परार राज्य मतलब दूसरे राज्य का भी यहाँ पर नि नीति चलती है। वे भी अपनी नीति मनवा लेते हैं, चाहे वे अपनी आर्थिक प्रभाव दिखाकर ही ऐसा क्यों न करें। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में सब चीज़ है, वैधानिक नैतिक मानदंड भी है। इन सब के बावजूद कहीं न कहीं विश्व की बड़ी शक्तियाँ ही कहीं एक राज्य को प्रभावित करती है। राज्य वो एक भौगोलिक इकाई के रूप में होती है, इसे हम जानते हैं। लेकिन गैर राज्य कोई भौगोलिक इकाई के रूप में निश्चित नहीं होती है। इसके बावजूद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावित करते हैं। ये कई रूप में आपको दिखते हैं, जैसे गैर सरकारी संगठन के रूप में दिखती है आपको। संयुक्त राष्ट्र को हम इसका एक उदाहरण मान सकते हैं। नाटो संगठन को इसका उदाहरण मान सकते हैं। यूरोपीय संघ को इसका उदाहरण मान सकते हैं और आतंकवादी संगठन को भी इसका उदाहरण हम मान सकते हैं कि ये लोग, ये संस्थाएँ दूसरे राज्य में, दूसरे राष्ट्र के साथ उसको अपनी शक्ति दिखाकर उन्हें प्रभावित करती है। यहाँ पर ज़ाहिर है कि राज्य जब युद्ध की बात करे या कूटनीति की बात करे या व्यापार की बात करे या दोस्ती की बात करे, किससे करना है, किससे नहीं करना है, जब तो यहाँ पर गैर राज्य की भी एक भूमिका होती है, वे भी प्रभावी रूप में नज़र आते हैं यहाँ पर। और आज तो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में इसके व्यापक रूप देखने को मिलते हैं आपको। एनजीओ जैसी बातें तो होती ही है, वहीं मल्टीनेशनल कंपनियों की बात होती है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आज प्रभावित करती है। उसके आर्थिक व्यापार इतने व्यापक होते हैं कि आपने देखा कि उदारीकरण के बाद किस तरह मार्केट खोल दिए गए और वे आर्थिक, राजनीतिक हर स्तर पर प्रभावित करते हैं। मीडिया जगत भी प्रभावित करती है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो बड़ी स्तर की मीडिया होती है, बीबीसी, सीएनएन, वे लोग भी प्रभावित करते हैं। धार्मिक संस्थाओं को भी हम इसका उदाहरण के रूप में मान सकते हैं। कोई मिशनरी है, वे अपनी धार्मिक हस्तक्षेप करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, जो भी करते हैं, तो यहाँ पर वे भी कहीं न कहीं गैर राज्य के रूप में प्रभावित करते हैं, अपनी भूमिका स्थापित करते हैं।
और कोई व्यापार परिषद होता है, जैसे कि भारत-अमेरिका व्यापार परिषद है, तो यहाँ पर इसकी भी एक भूमिका होती है, जो कि भारत-अमेरिका संबंध को अच्छा कर रही है या किसी भी देश के साथ ऐसी बातें होती है, तो वहाँ पर ये सारे भी प्रभावित करते हैं और अंतर सरकारी स्तर पर भी होते हैं। विश्व व्यापार संगठन के रूप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर विश्व बैंक के रूप में होते हैं और ये लोग कहीं न कहीं विश्व की बड़ी शक्तियों को प्रभावित करती है। जो कि आम जनता को सीधे समझ में नहीं आती है। नव नव यथार्थवादी स्वरूप में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं। हालाँकि हम यह भी कह सकते हैं कि राज्य की भूमिका गैर राज्य नहीं ले सकता है। अगर हम उसको इतना अधिकार सौंप देंगे, तो यह कहीं न कहीं राज्य की संदर्भ में विवादास्पद बातें उत्पन्न हो जाएगी। ये अलग बात है कि राज्य कई प्रकार की मूलभूत निर्णय लेते हैं, नीति बनाते हैं, युद्ध की बात हो, कूटनीति की बात हो, मित्रता की बात हो, व्यापार की बात हो, किसी भी प्रकार की रोज़गार की नीति, कोई भी प्रकार की बात हो तो वहाँ पर राज्य उसकी स्थान नहीं, वो प्रभावित करता है, ये अलग बात है। और राज्य की शक्ति तो एक केंद्रित भूमिका में होती ही है। वहीं अगर हम भारत जैसे देशों की बात करें तो यह एक उभरती हुई विश्व शक्ति के रूप में देखी जा रही है। आज 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में इसकी गिनती की जा रही है और वहीं विदेश नीति को भी और अधिक मजबूत करने की दिशा में लोग सोच रहे हैं और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे उभरती हुई शक्ति के रूप में देखा जा रहा है। कुछ इस तरह की जियोपॉलिटिक्स बनती जा रही है कि आज भारत की अवहेलना किसी के लिए संभव नहीं, चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो। भारत को पूर्णतः इग्नोर नहीं किया जा सकता है। यह भी बात है कि इसके अंदर में कहीं न कहीं भारत का बढ़ता लोकतांत्रिक परिवेश, भारत की उदारवादी नीति, भारत का विशाल बाज़ार, ये सब भी महत्व रखता है। वहीं भारत अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी इनकी जो छवि रही है, कभी आक्रामकता की नहीं रही है, साम्राज्यवादी नहीं रही है और आज सैन्य तंत्र पर भी प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम हो, मिसाइल कार्यक्रम हो, अंतरिक्ष अनुसंधान कार्यक्रम हो या वैज्ञानिक तकनीकी उपलब्धि की बात हो या असैनिक नियंत्रण के अधीन ही कोई बात हम क्यों ना करें। तो यहाँ पर भी न भारत ने एक सक्षम नेतृत्व का परिचय दिया है। विशाल पेशेवर लोग यहाँ मिलते हैं। आज आउटसोर्सिंग के तहत काम किया जा रहा है। यहाँ के लोग विदेशी राष्ट्रों में जाकर के अपना एक पैठ जमा रहे हैं और यहाँ की जनसंख्या समस्या तो दिखती है, लेकिन यही जनसंख्या शैक्षिक प्रतिभावान जनसंख्या कहीं न कहीं एक संसाधन के रूप में भी है और आज दूरदर्शी नेतृत्व के रूप में भारत को देखा जा रहा है। लोकतांत्रिक समृद्धि, राष्ट्रीय सुरक्षा, ऐसी बातें होती है जो भारत को एक विशेष स्थिति दिलाती है। एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में भारत को एक ताकत दिलाती है। यही कारण है कि रूस-यूक्रेन के युद्ध में भारतीय लोगों को रूस और यूक्रेन दोनों ने जाने दिया। इसको नहीं, इज़राइल और फ़िलिस्तीन की बात क्यों ना हो, तो भारत शांतिपूर्वक दोनों से समस्या समाधान की बात करता है। भारत ने कभी किसी विशेष इस पक्ष लेने की बात नहीं की, किसी कोई विशेष जैसे नाटो देश का सदस्य, तो इस तरह का कोई ठप्पा भारत पर कभी नहीं लगा है। वहीं हम यह भी देखते हैं कि लोकतांत्रिक देश होने के कारण सरकारें, विभिन्न राजनीतिक दलों की सरकारें बदल जाती है, लेकिन विदेश नीति नहीं बदलती है। जो सततता, जो वो निरंतरता में परिवर्तित होती रहती है। जैसे कि हम नेहरू काल को देखें, जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद अपनी एक क्षमता को दिखाया था और अपनी कूटनीति से विदेश नीति की छाप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अब छोड़ी थी। आप जानते हैं, गुटनिरपेक्ष देशों का संगठन बनाने के साथ-साथ उन्होंने अपनी विदेश नीति को इस स्तर पर, विश्व स्तर पर प्रदर्शित किया कि वो किसी गुट में शामिल नहीं होने वाले। अपनी स्वतंत्र नीति को अपनाते हुए हर एक राष्ट्रों से सहायता ली, सेवा ली और किसी के पक्ष में नहीं गई। वहीं उसी के आगे अगर हम इंदिरा गांधी के नेतृत्व के काल को देखें, तो उन्होंने भी अपनी सैन्य शक्ति का निरंतर विस्तार जारी रखा। परमाणु परीक्षण अपने कार्यकाल में किया। बांग्लादेश के जन्म के समय पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ तो अपनी सैन्य क्षमता को प्रदर्शित किया। आयरन लेडी मैन के रूप में प्रसिद्धि पाई। वहीं उसके बाद 90 का दशक जब देखते हैं, तो उदारवाद का जब दशक होता है, तो वहाँ पर भी संयुक्त मोर्चा की सरकारें हमको देखने को मिलती है, कांग्रेस की सरकार देखने को मिलती है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार देखने को मिलती है, यूपीए, एनडीए। तो हर एक काल में विदेश नीति क्रमशः कहीं न कहीं क्षमतावान होती गई, विकसित होती गई और यह एक बड़ी शक्ति के रूप में प्रसिद्धि पाती रही, जो कि आज भी निरंतर गतिशील है।
11 और 13 मई 1998 को वाजपेयी के शासनकाल में परमाणु परीक्षण किया गया और यद्यपि कि कुछ विकसित राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण के बाद कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए। इन सब के बावजूद भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी शांति की नीति की पक्षधारिता को अपनाया, अपनी इसके प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई कि इसका उपयोग हमेशा शांति के लिए किया जाएगा, कभी भी अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए नहीं किया जाएगा। इन सब बातों के मद्देनज़र भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में, एक उत्तरदायित्व समझने वाले राष्ट्र के रूप में, एक उभरती हुई शक्ति के रूप में, एक महाशक्ति के रूप में वैश्विक स्तर पर समझा जा रहा है। क्या किसी प्रकार का पैक्स इंडिका संभव है? पैक्स इंडिका का अर्थ हुआ कि भारत क्या इतना डोमिनेट करेगा, इतना वर्चस्वशाली हो जाएगा, इतना विशाल हो जाएगा कि दूसरे कई देशों पर अपना अधीनस्थ स्थापित करेगा? क्या सबों के सामने अपना धौंस जमाएगा? तो इस संदर्भ में कई तरह की बातें हमें दिखती है कि भारत ने हालाँकि ऐसा अपना कभी परिचय नहीं दिया है, चाहे वह पड़ोस का देश हो या वैश्विक स्तर की कहीं भी कोई ऐसा उदाहरण कहीं देखने को मिला हो। अगर हम आज़ादी के बाद की बात करें, 1960 के दशक की बात करें, वो हालाँकि पंचशील समझौते में भारत को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 60 के दशक में यथार्थवादी दृष्टिकोण को अपनाया गया और चीन के युद्ध के बाद तो समझ लिया गया कि अपनी नीति को एक सुस्पष्ट धार देनी पड़ेगी और उस समय हालाँकि ऐसी भी बातें हो रही थी कि रूस एवं चीन को एक प्रतिद्वंदी के रूप में देखा जाता था। ये दोनों शक्तिशाली देश हैं। वहीं 80 के दशक में यथार्थवादियों ने भी महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण अपनाया। उन्होंने भारत को क्षेत्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली देश के रूप में प्रस्तुत करना चाहा। लेकिन दक्षिण ऐसा कभी नहीं चाहा कि वह अन्य देशों पर वर्चस्व स्थापित करे, बल्कि भारतीय नीति नियामकों की युद्ध नियामकों की भूमिका यह रही कि वे दक्षिण एशिया के देश में अग्रणी रूप में अपना स्थान स्थापित करे। एक आधिपत्य के रूप में नहीं, एक तानाशाही के रूप में नहीं। और सोवियत संघ के विघटन की स्थिति होती है जब शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है। उस दृष्टिकोण के बाद इस बात को और बल मिला और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में ने भी भारत को एक बड़ी शक्ति के रूप में इसे स्वीकारा। हालांकि सोवियत संघ के बढ़ते कम होते शक्ति संगठन के कारण चीन भी एक उभरती हुई शक्ति थी। उसके बाद कई एक कारण रहे कि भारत को काउंटर के लिए, भारत को संतुलन के लिए भारत को वैश्विक स्तर पर भी अन्य राष्ट्रों ने उभारना चाहा कि इसे भी एक शक्तिशाली बनाना चाहा और भारतीय ने अपने को उस अनुरूप स्वयं को ढाला, उससे उतना लाभ लिया और अपनी स्थिति मजबूत की। कई प्रकार की परिवर्तन हुए। सोवियत संघ का विघटन, शीत युद्ध का समाप्ति ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कई प्रकार के परिवर्तन को लाया और 1990 के दशक के बाद की बात करते हैं तो हम भारतीय विदेश नीति, परमाणु अस्त्रों का सफल परीक्षण हुआ, दूर तक मार करने वाली कई प्रक्षेपास्त्र प्रणाली विकसित हुई और इन सबों के बाद हम कह सकते हैं, देखते हैं कि एक बड़ी शक्ति के रूप में हालांकि अभी भारत को शामिल नहीं किया गया, लेकिन यह उस 90 का दशक एक मार्ग जरूर प्रशस्त कर दिया बड़ी शक्ति के रूप में शुमार होने के लिए। हम ये देखते हैं कि 1962 के बाद भारत चीन युद्ध के बाद, यद्यपि कि भारत चीन युद्ध में सीमा संघर्ष हो गया, चीन संघर्ष समाप्ति हो गई थी, लेकिन सीमा विवाद हो गया और चीन के आक्रमण के बाद यथार्थवादी दृष्टिकोण को स्वीकारा गया कि यह एक अस्थाई सत्य है कि भारत का एक ही प्रतिद्वंदी नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के साथ साथ चीन भी पड़ोसी प्रतिद्वंदी के रूप में है और कभी न कभी इन देशों के साथ युद्ध हो सकता है। पाकिस्तान का विद्वेष जम्मू कश्मीर के ऊपर तो है ही, वहीं शीत युद्ध के दौरान भी इसी संदर्भ के तहत भारत ने 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि की थी। आपने देखा था कि 1971 में सोवियत संघ ने भारत का सहायता भी किया और वहीं चीन, दक्षिण एशिया में चीन एक उभरती हुई शक्ति थी, सैन्य के रूप में, सैन्य शक्ति के रूप में या आर्थिक शक्ति के रूप में। अपने एशिया प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र में उनकी बढ़ती शक्ति
कहीं न कहीं एक तरफ़ा शक्ति थी और संतुलित थी, वहीं भारत की बढ़ती शक्ति ने एक तरह से संतुलन बनने का काम किया है। और अगर ऐसा नहीं हो भारत ने अपनी शक्ति को विस्तारित नहीं किया होता, तो चीन और ज़्यादा मनमानी करता। चीन का असंतुलित प्रभाव देखने को मिलता। हालाँकि हम यह भी आज देख रहे हैं कि भारत की विशाल जनसँख्या चीन के बाद दूसरी है। वहीं भारत का सकल घरेलू उत्पाद भी स्थिर है और बढ़ ही रहा है, घट नहीं रहा है। इन सब के बावजूद 10 लाख से अधिक सुरक्षा बल हमारे यहाँ है और 1998 के बाद जिस तरह परमाणु परीक्षण किए गए, तो वहाँ पर से स्पष्ट हो गया कि भारत का दुश्मन, शत्रु न केवल पाकिस्तान है बल्कि चीन भी है। और आपने डोकलाम के समय भी देखा कि किस तरह भारतीय भूभाग को चीनी सेनाओं ने ज़बरदस्ती अपने भूभाग में मिलाना चाहा, उसको अपना हिस्सा करा देना चाहा। लेकिन मोदी सरकार और की नीति और सैन्य क्षमता अपनी ऐसी है कि उनको वह वापस लौटना पड़ा। एक वहाँ पर विवाद हो गई थी, एक छोटे स्तर पर ही सही, लेकिन हिंसा का हिंसा की स्थिति अवश्य बन गई थी। कई सैनिक भी हमारे हताहत हुए थे, दोनों तरफ से हुए थे, लेकिन दोनों सीमा विवाद की स्थिति असंतुलित रूप में ही दिखी। हालाँकि कभी-कभी यह भी कहा जाता है कि भारत की बढ़ती शक्ति जब और अधिक बढ़ेगी, तो कहीं न कहीं आज जो चीन अपना दबदबा दिखाना चाहता है, तो चीन बैलेंस में आएगा। वह शत्रु के रूप में न होकर मित्र राष्ट्र के रूप में भी हो सकता है। चीन की सैन्य चुनौती का प्रतिकार करने की स्थिति में भारत जब बड़ी शक्ति के रूप में उभरेगा, भारत की परमाणु क्षमता को जब मान्यता मिल जाता है, तो फिर परमा कहीं न कहीं हो सकता है कि भारत की स्थिति को चीन स्वीकार ले और दोनों मिलकर फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई रणनीति, नई सिरे से काम करे, दक्षिण एशिया का वर्चस्व स्थापित हो। ऐसी भी कुछ बातें कुछ यथार्थवादी विचारक मानते आए हैं। हालाँकि प्रतियोगी सुरक्षा उपागम का एक कथन यह भी है कि हमारे प्रतिद्वंदी की ओर सुरक्षा में ही हमारी सुरक्षा है। हालाँकि पाकिस्तान के संदर्भ में यथार्थवादियों को समझने में कुछ वक़्त ज़रूर लगा। विदेश नीति के विश्लेषक को समय और ऊर्जा दोनों लगा है। यहाँ पर इस संदर्भ में कहा जा सकता है कि ऐसी भी भावना आई कि हमारा पड़ोस जैसे अगर पाकिस्तान ही है तो सुरक्षित और लोकतांत्रिक परिस्थिति यदि वहाँ निर्माण होता है, तो वह भी भारत के ही राष्ट्रीय हित में ही है। अगर हमारा पड़ोसी पाकिस्तान निरंकुश व्यवस्था हो जाती है, एक उद्यत शासन व्यवस्था हो जाती है, भारत से बैर रखने वाला हो जाता है, असहिष्णु पाकिस्तान हो जाता है, तो यह भी भारत पाकिस्तान में संबंध में हमेशा खाई ही उत्पन्न करेगी। वहीं यदि वो अच्छा होता है तो हमारे संबंध भी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे होंगे। यदि वे आतंकवादी नीति पर चलते ही हैं, तो ज़ाहिर है इससे भारत को ही नुकसान होगा। और यही कारण हम देखते हैं कि पाकिस्तान जब पश्चिमी गुट में चला गया था शीत युद्ध में, तो कहीं न कहीं शीत युद्ध को उसने भारत की दहलीज तक लाके खड़ा कर दिया था। भारत ना चाहते हुए भी शीत युद्ध के मुहाने तक पहुँच गया था। और हालाँकि उस समय भी भारत ने एक अत्यंत ही कुशलता से, अपनी दक्षता से, अपनी अच्छी कूटनीति का परिचय देते हुए खुद को शीत युद्ध से हमेशा ही अलग रखा। अमेरिका ने पाकिस्तान को हमेशा अपने अंतर्राष्ट्रीय हित की दृष्टि से देखा, सैन्य हित की दृष्टि से देखा और वहाँ पर सोवियत संघ के विरुद्ध एक बचाव के रूप में भी देखा। सोवियत संघ द्वारा जब अरब सागर और हिंद महासागर में जब हस्तक्षेप उसका बढ़ा, तो उन्होंने उसको उसके लिए पाकिस्तान का उसका काट खोजा और पाकिस्तान ने शीत की युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा अपनी हित का परिचय दिया गया। अमेरिका पाकिस्तान में दोस्ती घोषित किया गया और एकदम अग्रिम पंक्ति के रूप में पाकिस्तान को अमेरिका ने रखा था कि इसका अपने ज़रूरत के मुताबिक सैन्य इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं हम यह भी देखते हैं कि 1978 में 1978 में सोवियत संघ ने जब अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तो फिर वहाँ अमेरिका ने वही किया, पाकिस्तान को आगे कर दिया और पूर्वी एवं पश्चिमी महायुद्ध हुआ कहीं न कहीं और वहाँ पर पाकिस्तान को एक माध्यम के रूप में प्रस्तुत किया गया। वे मुजाहिदीन को धन एवं हथियार देने का काम करता था। आपने 11 सितंबर 2001 की घटना सुनी होगी, जब अमेरिका में अब तक के
आतंकवादी हमले हुए थे विशाल रूप में। इसके पहले अमेरिका पर इतनी बड़ी कार्रवाई कभी नहीं हुई थी। उसके 110 मंजिली ट्विन टावर को गिरा दिया गया था। पेंटागन पर जहां रक्षा संबंधी मामले देखे जाते हैं, वहां पर हमला किया गया था। और इस हमले के बाद पुनः अमेरिका ने पाकिस्तान का ही यूज किया और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से लड़ने के लिए पाकिस्तान का सहारा लिया, पाकिस्तान को आगे किया और आतंकवादी पर नकेल कसने के लिए भी उन्होंने पाकिस्तान पर ही नकेल कसा। यह भी देखने को मिला और अंततः आपने यह भी देखा कि ओसामा बिन लादेन, जो कि उसके मुख्य आरोपी थे, उसे पाकिस्तान के ही एटाबाबाद में मारा गया था। और इस तरह यहाँ पर अगर हम पश्चिमी देश और मध्य एशियाई क्षेत्रों के खनिज और प्राकृतिक गैस की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी पाकिस्तान को ही वे लोग प्रवेश द्वार मानते हैं। और भारतीय विदेश एवं सुरक्षा नीति निर्माताओं ने कभी इस धारणा पर गौर नहीं किया कि अमेरिका की शक्ति का भी उपहास हो सकता है, और जो कि शीत युद्ध के दौरान नव यथार्थवादियों में यह बात प्रचलित था। चीन और पाकिस्तान के बीच की दूरी भी भारत को हमेशा सताती है। और आप देखते हैं कि एक जहाँ पाकिस्तान से हमारे संबंध अच्छे नहीं, वही चीन से भी संबंध अच्छे नहीं है, और चीन और पाकिस्तान के संबंध अच्छे हैं। और आज भी पाकिस्तान में चीन सड़क बना रहा है, वहाँ वही पीओके जो भारत का कश्मीर था, वो पाक अधिकृत कश्मीर, वहाँ पर से वो अपना रोड ले जा रहा है बलूचिस्तान तक। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि पाकिस्तान चीन में दोस्ती आज हालांकि नई बात नहीं है। जब अंतर्राष्ट्रीय जगत में चीन अलग थलग पड़ गया था, तो वहां पर भी पाकिस्तान ने चीन की सहायता की थी। चीन उसका भरोसे का साथी है, और चीन भी गुप्त रूप से पाकिस्तान को हमेशा सहायता करते रहा है। प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम को मदद देना हो या भारत विरोधी संबंधों की बात हो। तो यहाँ पर हालांकि कुछ लोग चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बराबरी की बातें हो, दोनों के बीच संबंध अच्छे हो, लेकिन कई एक ऐसे मसले हैं जो कि जिस पर कि पाकिस्तान से भारत बड़ा पड़ जाता है। जैसे कि भारत का विशाल क्षेत्र की बात हो, जनसंख्या की बात हो, सकल घरेलू उत्पाद की बात हो, सैन्य क्षमता हो, तो यह पाकिस्तान से कई गुना बड़ा है। हालांकि यह इससे पाकिस्तान से भारत से कोई विशेष ऐसी बातें नहीं है कि भारत अगर बड़ा है तो उस पर हस्तक्षेप करता है, लेकिन पाकिस्तान को लगता है कि उस भारत का यह बड़ापन, भारत की यह विशेषता उसके लिए घातक है। यह अलग बात है कि भारत ने अभी तक ऐसी कोई बातें, कोई विचार, कोई योजना, कोई साम्राज्यवादी नीति जैसी कोई बातें अंतर्राष्ट्रीय जगत में, चाहे वो पड़ोसी देश ही क्यों ना हो, उसके प्रति कभी भी अमल में नहीं लाया है। लेकिन पाकिस्तान को ऐसा लगता है, और यह कहीं न कहीं संबंधों के बीच खटास उत्पन्न करता है, कटुता उत्पन्न करती है। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी देखें तो जम्मू कश्मीर जैसे विवाद को पाकिस्तान ने हमेशा हर एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उठाया, और इसीलिए यथार्थवादियों का कहना था कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छा रहना चाहिए, विरोधी नहीं रहना चाहिए। और यदि पाकिस्तान के साथ विरोध वाला संबंध रहेगा तो भारत की राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक है, क्योंकि पाकिस्तान भारत की सीमा पार से जम्मू कश्मीर की बात हो या पूर्वोत्तर राज्य में हो, आतंकवादियों की मदद करता है, और इन सबके साथ साथ कई घरेलू समस्याएं भी उत्पन्न करता है। लेकिन हम यह भी देखते हैं यथार्थवादियों ने कि यह शंका तो जरूर रही कि पाकिस्तान के साथ संबंध अच्छे किए जाए भारत की राष्ट्रीय एकता अखंडता बनाए रखने के लिए। लेकिन हमने यह भी देखा कि पाकिस्तान के साथ संबंध तो जैसे कि तैसे रहे, समय पर कटु भी होते रहे, लेकिन भारत ने जम्मू कश्मीर की समस्या को भी समाधान किया और आतंकवादियों को भी एक हद तक तोड़ा है, तो पाकिस्तान के साथ संबंध नहीं रखकर भी। तो इस तरह नव यथार्थवादी भावना यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ऐसी बात नहीं होती है अंतर्राष्ट्रीय जगत में कि एक ही मत मान्यता हमेशा चलती है। आज भारत ने पाकिस्तान में को दरकिनार करके भी, उसकी बात की पूर्णतः अवहेलना करके भी, अपनी शांति की नीति पर चलते हुए जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति कर दी है। एक कठोर शासक, एक वर्षों की भारतीय लोगों की जो इच्छा थी उसे इन्होंने अमल में लाया है। और इस तरह हम देखते हैं कि बदलते परिवेश में किस तरह घटनाएं बदलती है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी बदलते हैं।